मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, हम पाइप में लगे उस जोड़ के माफिक होते हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये चीज चुभती थी, चुभन होती थी इस चीज से। जब भी आप बड़े शहर में पढ़ने आते हैं और इतनी जिद के साथ आते हैं तो ये सवाल तो होगा कि पढ़ाई पूरी हो गई, क्या अब नौकरी मिली? और मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा था। ये दौर सबसे खतरनाक था। मैं 1000 बार कुर्बा अपने विचारों पर, तुम मुझसे गांव का चिराग हूं, तूफान में भी रोशन होना जानता हूं। हजारों दफा टूटा हूं मगर माटी से फिर दीपक होना जानता हूं। किस्मत से ठान कर लड़ता रहा हूं, इसीलिए किस्मत की लकीरों को पलटना जानता हूं। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। अक्सर आप लोग मुझे एबीसी इंडिया पर आधुनिक खेती के विषय में बताते हुए सुनते हैं। यह सब अब शुरू हुआ है, लेकिन मैं जिंदगी की उस परेशानी के अंतिम छोर तक जाकर आया हूं जहां पर हम ये सोचने लगते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में निराशा है, हताशा है। हम कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पाते। और यह बिखराव का वो क्षण होता है जहां पर जाकर या तो आप बिखर जाते हैं या फिर निखर कर आते हैं। मैं निखर कर आया हूं और यही वजह है कि आज मैं जोश टॉक के मंच पर हूं। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जिन लोगों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिनका किसी काम को करने में दिल नहीं लगता, उनके लिए मेरी कहानी जो है बहुत फायदा का सौदा है। इसी के साथ साथ जो लोग कॉलेज वाले हैं वो मेरी कहानी को 2 बार सुने, और जो लोग अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं और एक ऐसी अंधेरी गली में चले गए जहां से वो वापस नहीं लौट पा रहे, तो वो मेरे उस फार्मूले का इस्तेमाल करें जिस फार्मूले की वजह से मैं दोबारा आप सबके सामने आ सका हूं। यानी कि जिस गली में मैं जाकर बैठ गया था, जहां से मेरी जिंदगी एकदम खत्म सी, वहां से मैं दोबारा उठकर आप लोगों के सामने आया। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर से दूर गांव और गांव से दूर खेत, खेत के मध्य में बना हुआ है हमारा घर। और हमारे घर के आसपास शिक्षण संस्थान का इतना ज्यादा अभाव कि मुझे कच्ची पहली क्लास पढ़ने के लिए 3 स्कूल बदलने पड़े। और यही वजह थी कि बचपन में ही जब मैं दूसरी क्लास में हुआ तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। मैं माँ बाप का इकलौता प्यारा बेटा था, लेकिन शिक्षण संस्थान न होने की वजह से मुझे हॉस्टल जाना पड़ा। खैर, ऐसे करते करते मेरी 10वीं की पढ़ाई हो गई। अब एडमिशन लेना था 11वीं में। मैं चाहता था कि मैं आर्ट्स में एडमिशन लूं, लेकिन घर वालों ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे, मेडिकल या नॉन मेडिकल। अब ऐसे में मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को कन्विंस करूं कि मुझे आर्ट्स मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, हम पाइप में लगे उस जोड़ के माफिक होते हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एक तो यह प्रेशर कि हम पढ़ाई केवल मात्र सरकारी नौकरी लगने के लिए करते हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी का बड़ा पैकेज मिले इसलिए करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। आप लोग सोच कर देखिए, जो लड़के हैं, हम लड़के कितनी बार अपने पापा से गले लग पाते हैं? शायद नहीं लग पाते। इस वजह से बातचीत नहीं हो पाती, और जो पापा ने कह दिया वही आदेश हुआ। तो मैंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। और स्कूल वाले मेरे अंत लेवल के गजब थे, एकदम गजब, इतने गजब कि उन्होंने मुझे एडिशनल मैथ दे दिया और बोले कि भाई साहब, आप दोनों शौक पूरे कर लो, मेडिकल और नॉन मेडिकल। खैर, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। और जब भी आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना लगे तो आप एक काम कीजिए, आप मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। और जो मैंने शुरू कर दी, मोहब्बत में मैं खूब शायरियां लिखता और सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं किया। भाई, तू तो पढ़ने आई है, तू पढ़। एक तरफा प्यार। और मैं चलते फिरते गुनगुना देता था कि इश्क की बेयार लिख दूं, जिस्म का श्रृंगार लिख दूं, आंखों से टपकते नशे को होठों पर उतार लिख दूं। और अगर तू कहे तो इस कदर लिख दूं, अगर तू कहे तो इस कदर लिख दूं कि मेरे लबों से तेरी तारीफ हो जाए और तेरे होठों से मुझे पाने की ख्वाहिश हो जाए। और उससे मुझे पाने की ख्वाहिश नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे शब्द इकट्ठा करना सीख गया था। इतने शब्द कि मैं बहुत कुछ लिखने लगा था। और इसी वजह से मुझे एक इशारा मिलने लगा कि मुझे कौन से सेक्टर में जाना है। तो पता लगा कि कम्युनिकेशन का सेक्टर मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं बीजीएमसी करूंगा। लेकिन परिवार के लोग मुझे पीएमटी करवाना चाहते थे, पीएमटी के लिए कोटा भेजना चाहते थे। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें यह विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरा 10वीं का रिजल्ट तो देखा था, 12वीं का रिजल्ट देखा नहीं था। और फिर मैंने उनका यह भरोसा तोड़ना कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैंने उन्हें 12वीं का रिजल्ट दिखाया
जिसमें 63% नंबर थे मेरे, और मैंने उन्हें बता दिया कि इसमें जो अंग्रेजी और फिजिकल एजुकेशन है इसकी वजह से ये इतने नंबर आ गए, वरना 33% भी रह सकते थे। वो मान गए। अब एडमिशन लेना है जर्नलिज्म में, लें तो लें कहां पर, कोई अंदाजा नहीं। तो देश का सबसे बड़ा शहर दिल्ली, हम दिल्ली आ गए। एडमिशन हमें दिल्ली में मिल गया, और पहले 15 दिन मैंने दिल्ली को अच्छे से घूम के देखा। मैं दरियागंज गया, मैं लाल किला गया, मैं दिल्ली के हर एक संकरी गली से होते हुए हौज खास के अच्छे खासे क्लब में भी गया। और मुझे एक बात समझ आ गई साहब कि ये जो शहर है ना, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। ये दिल्ली बहुत तेज रफ्तार वाला शहर है और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने दबा कर पढ़ना शुरू किया और पहले ही सेमेस्टर में मैं टॉपर्स के अंदर शामिल हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये कि टॉपर्स में शामिल होने से सब काम नहीं बनता। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से शायद मैं आज यहां पे खड़ा हूं। वो इंसिडेंट ये था कि एक दिन मैं कॉलेज में खड़ा, एक लड़की आई, मुझसे बातचीत की, उसने हाय हेलो करते हुए उसने मुझे हक किया। हक करते ही जैसे गले लगी, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांपने लगा, पसीने में लथपथ मैं लाइब्रेरी में भाग गया। मुझे पता चला कि वो लड़की ट्रुथ डेयर खेल रही थी। और मैं सोच रहा हूं कि भाई ये इतनी डेयरिंग लड़कियां आती कहां से हैं? ये इतना डेयरिंगपन कहां से आपको सीखने पे मिलता है? मैं भी सीखना चाहता हूं। और मुझे मालूम था कि जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ने जा रहा हूं उस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, और अनकंफर्टेबल जो आप होते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने जेएनयू जाना शुरू किया। गंगा ढाबे पे बैठ के मैं बहुत चाय पीता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जाना शुरू किया, इंडिया न्यूज, जी न्यूज, आज तक, इन सब के एपिसोड्स देखना शुरू किया। इनके जो लाइव एपिसोड होते थे उनके अंदर ऑडियंस बन के जाना शुरू किया। और इसी दौरान ये करते करते मुझे एक दिन इंडिया न्यूज के अंदर इंटर्नशिप मिल गई। अब मैं इंडिया न्यूज के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूं और उसी दौरान एक एंकर मोहतरमा मेरे पास बैठी हैं और मैं उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि अब भाई अनकंफर्टेबल नहीं होता। तो अब मैं उन्हें समझा रहा हूं कि कैसे दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, ये सब मुख्यमंत्री कैसे बने, राजनीतिक यात्राएं बता रहा हूं। तभी सामने एक संपादक महोदय बैठे थे और वो मेरी बकैती सुन रहे थे अच्छे से, तबीयत से। उन्होंने सुनते सुनते जब जाने लगे, मैं जाने लगा, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड देते हुए बोला कि स्टूडियो पहुंच सकते हो कल। उनका बड़ा यूट्यूब चैनल था, तो मैं पहुंच गया। उन्होंने जाते ही मुझे सबसे पहला ऑफर दिया कि आपको छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, श्री अजीत जोगी जी, उनका इंटरव्यू लेना है। और एक बात और कह दी कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनसे नहीं पूछने। अब मैं एकदम खुराफाती किस्म का आदमी, हमने कहा इंटर्न है, पहले ही दिन बुलाया है, तो वही सवाल पूछेंगे जो उन्होंने कहा है कि नहीं पूछने। इसके पीछे का रीजन ये था कि साहब बुरा मान जाएंगे तो इंटरव्यू नहीं देंगे, ये सब। लेकिन मैं अजीत जोगी जी के पास गया। जब उनका इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने नाम पूछा, नाम बताइए आपका। हमने कहा अमित। उनके बेटे का नाम भी अमित है, और इससे बड़े खुश हुए वो, और इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए। जो क्वेश्चन मार्क लगाए हुए सवाल थे ना, उनके भी दे दिए कि कोई बात नहीं भाई, तू कुछ मर्जी पूछ ले और रायपुर आ जाइयो। और इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद में मैंने उस चैनल को ज्वाइन कर लिया। वहां पे पहले 32 दिन में मैंने 182 एपिसोड शूट किए। आज तक मैं ये शूट नहीं कर पाता। 182 स्टोरी मुझे कहां से मिल गई मुझे कोई पता नहीं चला। सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे कॉलेज, 3 बजे कॉलेज से दफ्तर, रात को 11:30-12 बजे वापस दफ्तर से आना, ये मेरा काफी दिन तक शेड्यूल रहा। इसके बाद मेरे पास चौथा सेमेस्टर था जर्नलिज्म का, बैचलर्स का। उस टाइम में मेरे पास अच्छे खासे ऑप्शन थे जॉब के। अब मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि जब आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर घुसते हैं ना, तो सामाजिक सेवा के लिए घुसते हैं, और अब करनी थी मुझे समाज सेवा। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर जब लोग कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं जा रहा हूं मेरठ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, झुग्गी वालों को। उसके बाद में मानवाधिकार आयोग की मुझे एक रिसर्च मिली, मैं उसका हिस्सा बना। रेप विक्टिम्स जो थे उनका इंटरव्यू लेना, उनसे बात करनी, उनकी काउंसलिंग करनी। इसके साथ साथ मुझे बिहार बाढ़ में लोगों की सहायता करने के लिए बिहार जाने का अवसर मिला। कठुआ का रेप हुआ तो उसके लिए हमने स्वाति मालीवाल जी के नेतृत्व में आंदोलन किया, और जिंदगी काफी बिजी चल रही थी। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि मैं जो भी काम कर रहा था, मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया था।
और इधर से मेरी कंप्लीट हो जाती है बैचलर्स, और 88% के साथ मैं मेरिट में आ जाता हूं। तो जितने भी मेरे कॉलेज के साथी हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जब 10वीं में होते हैं, 10वीं में मारते हैं रट्टा, 12वीं में डरा कर पढ़ाए जाते हैं, और जब आपको कॉलेज में मालूम है कि आपका प्रोफेसर आपका दोस्त बनकर आपको पढ़ाएगा, तब आप पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद में मुझे एक फोन आया घर से कि जनाब को नौकरी मिली क्या? क्योंकि जब भी आप बड़े शहर में पढ़ने आते हैं और इतनी जिद के साथ आते हैं, तो यह सवाल तो होगा कि पढ़ाई पूरी हो गई, क्या अब नौकरी मिली? तो ऐसे में मैंने नौकरी के लिए मेरे पास काफी ऑफर लेटर थे, तो मैंने स्वीकार किया एक ऑफर लेटर को और नौकरी ज्वाइन कर ली। 4 महीने की नौकरी के दौरान मुझे एहसास हो गया कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। अब रिजाइन मैंने दे दिया। इसके बाद शुरू होता है मेरी जीवन में अकेलापन, और इतना भयानक अकेलापन। मैं वेब सीरीज देख रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, नोवेल पढ़ रहा हूं, कहानियां पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब ऑफर लेटर स्वीकार नहीं कर रहा हूं, और मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा था। यह दौर सबसे खतरनाक था। इसके बाद में लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद मैं चले जाता हूं घर पर। घर पर जाने के बाद 10-15 दिन सब चीजें हल्की हल्की लगी, एकदम हंकी डोरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसके बाद में जब भी कोई बुलाता, और पत्रकार बाबू कैसे हो, तो ये चीज चुभती थी, चुभन होती थी इस चीज से। उसके बाद में और ऐसा लगने लगा कि जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए, तो जिंदगी में किया क्या? कुछ लोग जो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो हंसते खिलखिलाते पूछते थे, आपकी विचारधारा कौन सी है? मैं 1000 बार कुर्बा अपने विचारों पर, तुम मुझसे धारा पूछते हो। मैं समंदर हूं, तुम मुझसे किनारा पूछते हो। मुझे गुस्सा आने लगा था, और इस वजह से मैंने वहां पर दोबारा यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, और इधर से किसान आंदोलन शुरू हो गया। मैंने किसान आंदोलन को कवर करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जिस आदमी के आगे माइक लेके जा रहा हूं ना, वो लीडर बनते जा रहा है किसान का कोई भला नहीं हो रहा इसमें। और 3-4-5 महीने करने के बाद मैंने वो काम भी छोड़ दिया। अब मैं जिंदगी में एकदम ऐसे मोड़ पर था जहां पर मैं अक्सर अपने आप से पूछता था कि मैं जी क्यों रहा हूं? इतनी मेहनत की, माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, इतने साल माँ ने तुझे अपने से दूर रखा, और उसके बाद भी तू कुछ नहीं कर पा रहा है। और ये वो दौर था जब मुझे ये भी एहसास साथ साथ में हो रहा था कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन मैं भीतर से टूट गया हूं, दोबारा उठ नहीं पा रहा हूं। और ऐसे में मैंने एक दिन गूगल से पूछा, हु इज अमित भोबिया? तो सबसे पहले एक प्रोफाइल आई लिंक्डइन की, फिर आई इंस्टाग्राम की, फिर आई फेसबुक की, और उसके बाद में एक पीडीएफ था जिसके ऊपर लिखा था पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट। मैंने उस फाइल को ओपन किया। सबसे पहले मीनाक्षी लेखी, लोकसभा स्पीकर, उनका आया हुआ था आर्टिकल। उसके बाद में 2-4 पेज निकालने के बाद सीए एनआरसी के ऊपर एक आर्टिकल भारत सरकार ने लिस्टेड किया और संसद में पेश किया। वो आर्टिकल मेरा लिखा हुआ था। और ये कब लिखा था मैंने? जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी और कमरे में अकेले बैठे नोवेल पढ़ता था, तब मैंने लिखकर एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भेज दिया। और मुझे ये नहीं पता था कि वो आर्टिकल कहां चला गया, किसने छापा, किसने नहीं छापा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा। बाद में मुझे पता लगा कि वो आर्टिकल एक मैगजीन ने छापा था, और उसके बाद में देश की संसद में वो पेश किया गया। ये पूरा का पूरा जो सीन हुआ, 2020 में आर्टिकल लिखता हूं, मार्च के महीने में, जून में वो संसद में जाता है, और अप्रैल 2021 में मैं इस आर्टिकल को देख पाता हूं। और इससे मुझे मोटिवेशन मिला कि अमित भाई, जो आज कर रहे हो ना, जो अब कर रहे हो, इसका फल आपको कब मिलेगा इसकी चिंता ना करो, काम करते जाओ। और उस दिन मेरे को इतना मोटिवेशन मिला कि मैं दोबारा से अपने काम में लग गया, दोबारा से खड़ा हो गया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी आपको अपने जीवन में कमजोरी महसूस हो कि आप सबसे कमजोर इंसान हैं, उस दिन एक काम कीजिएगा, आप एक पेज के ऊपर अपनी सारी की सारी अचीवमेंट लिखिएगा। उन अचीवमेंटों को देखकर आसपास नजर दौड़ाइएगा। मैं सच बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी वो अचीवमेंट आपके अचीवमेंट से मिल जाए, क्योंकि जो आपने अचीव किया है ना, वो आप ही कर सकते हैं। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे वो अमीर का घर हो चाहे गरीब का, मां उसे राजा बेटा कह के बुलाती है, और हर बच्चा राजा होता है। तो ये बात मान के चलिए कि जो आप कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, उसके बादशाह आप ही हैं। और यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला। इस फॉर्मूले को आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और उस दिन मैंने एक बात सोच ली थी कि 2 घड़ी है संघर्ष की, इन्हें पार कर ले। 2 घड़ी है संघर्ष की, इन्हें पार कर ले। कर्म का हुनर पर श्रृंगार कर ले। मोहब्बत में त्यागा है तूने बहुत कुछ,
अब अपने कुनबे से भी थोड़ा प्यार कर ले। एक दिन यूट्यूब से शोर आएगा, एक दिन यूट्यूब से शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, तेरा दौर आएगा। और उसके बाद में मेरा दौर शुरू हो गया। आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया के बहुत से देशों से हिंदी भाषी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से किसान भाई जो मेरे कुनबा है किसानों का, वो लोग मुझे मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब हम इस बिजनेस को जो है और बड़े स्तर पर लेके जा रहे हैं और हमारा ड्रीम है कि हम एक दिन इस बिजनेस को बहुत बड़ी एग्रो कंपनी के रूप में खड़ा करें। गांव से आने वाले जितने भी मेरे युवा दोस्त, जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों, माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन हम पढ़ लिखने के बाद सोचते हैं कि बड़े शहर में चले जाएं, शहर की चमक धमक हमें बुला लेती है, लेकिन आपको मालूम है हम अपने माँ बाप को पीछे छोड़ आते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि जिस मिट्टी से आप आए हो ना, वही आपको पोषण तत्व देगी। पौधा जो है वो जिस माटी में होता है वहीं से तो उसको सब कुछ मिलता है। तो आपको भी अपने गांव में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि नई तकनीक का इस्तेमाल करें और जो अब तक आपने पढ़ा लिखा उसे आप गांव के माहौल में कैसे फिट कर सकते हैं, फिट करके और वहीं पर अपना बिजनेस शुरू करें या फिर अपना कोई भी काम शुरू करें, लेकिन गांव को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग गांव की माटी से प्यार करेंगे और गांव में बने रहेंगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।